Hello everyone, welcome to Mentor's Galaxy. I'm Shruti and today we are going to see some questions of JEE Mains of Chemistry. So let us start. The first question says the order of acid character of the following compounds. That means they have asked the order of acidity, right? We know strong acid has weak conjugate base. That is, strong acid has weak conjugate base, right? Or we can say stable conjugate base. Now if you see the following compounds, you can see this compound is phenol and these all are derivatives of carboxylic acid. अब ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, इसका मतलब ये है ये सब तो फर्स्ट वाले से ज्यादा एसिडिक होंगे, मतलब सबसे लीस्ट एसिडिक जो है वो फेनॉल होने वाला है ना। मतलब नंबर 1 सबसे कम एसिडिक होगा, यानी कि या तो ऑप्शन ये होगा या फिर ऑप्शन ये होगा, है ना। हमने ये दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट हो गया। अब आगे देखते हैं, इन तीनों में से अगर हम देते हैं तो इनके कॉन्जुगेट बेस कैसे दिखेंगे। कॉन्जुगेट बेस अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन लूज कर जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन लूज कर जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला हाइड्रोजन भी लूज कर जाएगा। अब क्या होता है, इनकी जगह पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। ओके, क्यों? क्योंकि H प्लस निकल गया, बचा क्या, माइनस साइन बच जाता है। तो अगर हम ध्यान दें, इस वाला जो 2 नंबर मॉलिक्यूल है उसमें हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, मतलब इट हैज अ टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ ले लिए, तो ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, यानी कि इस पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज है, डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ध्यान दो, अगर ये वाला बेंजीन रिंग के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं स्टेबलाइज्ड होगा, है ना। अब इस पे आते हैं 4 नंबर कंपाउंड पे। 4 नंबर कंपाउंड पे देखो, हमारे पास CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मतलब ये क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं दे रहा है, ठीक है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बेंजीन रिंग को क्या बना देगा, डेल नेगेटिव बना देगा, डेल नेगेटिव बना देगा, है ना। अब ये भी बेंजीन रिंग भी नेगेटिव हो गया और हमारे पास ये कॉन्जुगेट बेस का ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे और ये हो जाएगा अनस्टेबल। तो हमें इतना पता चला, इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा वो ये वाला 4th नंबर होगा, है ना। और इस वाले में देखो थर्ड कंपाउंड पे हमारे पास ना तो कोई स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है ना तो कोई डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, तो हम बोल सकते हैं हमारा नंबर 1 तो सबसे लीस्ट एसिडिक कैरेक्टर था इसमें, और हमारा जो नंबर 4 है वो इन तीनों में से सबसे लीस्ट एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो इसके बाद आ जाएगा 4 और उसके बाद क्या आएगा, 3 नंबर आएगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई स्टेबलाइजिंग पावर है ना तो कोई डिस्टेबलाइजिंग पावर है। उससे लीस्ट एसिडिक हो जाएगा नंबर 3 और सबसे लीस्ट एसिडिक होगा और सबसे हाईएस्ट एसिडिक होगा हमारा नंबर 2। ओके, तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है, 2 3 4 1, 2 3 4 1 हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन दिस क्वेश्चन द अल्केन फ्रॉम बिलो हैविंग 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन, दे आर आस्किंग अबाउट 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन किस में है, ठीक है। तो एक एक करके सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे फिर। पहले देखते हैं 4 इथाइल 3 4 डाइमिथाइल ऑक्टेन। तो ऑक्टेन बनाते हैं सबसे पहले, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको कार्बन हमेशा अच्छे से दोबारा काउंट कर लेना है, कहीं कार्बन में गलत ना हो जाए। तो हमारा स्केलेटन जो है वो ऑक्टेन है, तो हमने 8 कार्बन का स्केलेटन बना लिया है। उसके बाद
क्या है, 4 इथाइलिन, 4 इथाइल है। तो यहाँ से अगर नंबरिंग हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 पे इथाइल है, 1 2 इथाइल आ गया। उसके बाद 3 4 डाइमिथाइल है, थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल है और फोर्थ पोजीशन पे एक और मिथाइल है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ पे। 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन हमारा बेस चेन है, यानी कि हमें 6 कार्बन बनाना है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखो 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, यानी कि 1 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल है, उसके बाद 1 2 3 4 पोजीशन पे 2 मिथाइल है, ठीक है, 4 पोजीशन पे 2 मिथाइल है। हो गया हमारे पास ये स्ट्रक्चर। अब आता है थर्ड वाले के ऊपर, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, मतलब यहाँ पे आपका बेस स्केलेटन जो है वो पेंटेन है, यानी कि 1 2 3 4 5 हो गया। अब उसके बाद 2 2 3 3, यानी कि 1 2 पोजीशन पे 2 मिथेन और 3 पोजीशन पे 2 मिथेन, ये हो गया। फोर्थ नंबर पे देखते हैं 2 2 4 5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन, यानी कि हमारा हेप्टेन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब आते हैं नंबरिंग पे, 2 2 4 5, यहाँ से अगर शुरू करें 1 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल, 4 और 5 पोजीशन पे 1 2 3 4, 4 पे 1 5 पे 1 मिथाइल, हो गया। अब ध्यान दो, हमारे पास सेकेंडरी कार्बन कितने हैं। सेकेंडरी हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, ऐसे हाइड्रोजन जो कि सेकेंडरी कार्बन पे अटैच्ड हो। ओके, तो हमें देखना होगा कितने सेकेंडरी कार्बन है। तो देखो इस वाले मॉलिक्यूल पे यहाँ पे ये वाला जो है ये एक सेकेंडरी कार्बन हो गया, क्यों, क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला, हो गया। अब आते हैं, देखो ये तो हो गया हमारा टर्शरी कार्बन। अगर इस कार्बन की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा टर्शरी कार्बन, क्यों, क्योंकि ये 3 कार्बन एटम से अटैच है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये देखो क्वाटरनरी कार्बन हो गया, क्यों, क्योंकि ये 4 कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3 4 कार्बन से अटैच है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब आते हैं इस पे, ये देखो ये भी अगेन सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है, ये 1 और 2। देखो ये भी सेकेंडरी है, नीचे वाला भी, और ये भी सेकेंडरी है, हो गया। सिमिलरली इस वाले सेकेंड स्ट्रक्चर पे क्या है, कितने सेकेंडरी है, ये देखो ये एक सेकेंडरी है, ये एक सेकेंडरी है, इस पे कितने हैं, ये एक सेकेंडरी है और बस एक ही सेकेंडरी है इसमें, और इस पे ये एक सेकेंडरी है और ये एक सेकेंडरी है, हो गया। अब देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन सेकेंडरी कार्बन कितने हैं। इसमें देखो कितने सेकेंडरी कार्बन, कितने हाइड्रोजन होंगे, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो जा रहे हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, ऐसे अगर हम बना ले 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2, यहाँ पे 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है, तो हमारा आंसर यहीं से निकल गया, ये वाला आंसर होगा हमारा 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन इसमें है। देख लेते हैं इसमें कितना है, इसमें भी 1 2 3 4 होंगे, यहाँ पे भी 4 होंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर 3 आ गया। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 which gives only one monobromo derivative and takes up 4 moles of hydrogen per mole of for complete hydrogenation has dash electron। मतलब क्या हुआ, पूछ रहा है एक ऐसा कंपाउंड है जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका कितना है C6H6, ठीक है। C6H6 सुनते ही आधे लोगों को तो बेंजीन याद आ जाएगा, है ना, बेंजीन। तो अब पूछ रहा है C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और वो दे रहा है विच गिव्स ओनली 1 मोनोब्रोमो डेरिवेटिव, मतलब वो सिर्फ एक ही मोनोब्रोमो डेरिवेटिव देगा, ठीक है। उसमें हम अगर मोनोब्रोमो डेरिवेटिव अगर हम करवाए तो वो सिर्फ एक ही टाइप का मोनोब्रोमो डेरिवेटिव देगा। नहीं समझ में आ रहा है तो रुको, समझ में आ जाएगा अभी। उसके बाद क्या बोल रहा है, टेक्स अप 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन,
और उसको हाइड्रोजन अगर वो सारे अनसैचुरेशन अगर उसको हटाना हो तो उसको 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं हमें बोल दे रहा है कि यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड्स है ना, हमें कहीं ना कहीं बोल दे रहा है 4 पाई बॉन्ड्स है। तो अगर जो स्मार्ट बच्चा होगा वो तो डायरेक्टली यहाँ से कर लेगा कि अगर 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन वो यूज कर रहा है हाइड्रोजनेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं 4 पाई बॉन्ड्स है हमारे पास, और 4 पाई बॉन्ड्स है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, कुछ लोग 4 का 4 ही लिख के आएंगे, वो क्या हो जाएगा, गलत। हमसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास 4 पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब जिसको ये समझ में नहीं आया उसके लिए थोड़ा डिटेल तरीके से जाते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये बेंजीन ही रहेगा, बेंजीन C6H6 बेंजीन ही आता है सबसे पहले दिमाग में। पर देखो यहाँ पे क्या बोल दिया है, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए डिहाइड्रोजनेशन करने के लिए, मतलब कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करने के लिए। पर देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 6 हाइड्रोजन टोटल लगेंगे इसको डिहाइड्रोजनेशन करने के लिए, है ना। 6 हाइड्रोजन लगेंगे, तब जाके ये कंप्लीट ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी कि हेक्सेन बना देगा, साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो ये तो स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर की। चलो स्ट्रेट चेन बनाते हैं, ऐसा कितना है, C6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए। अब हमने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लिया, अल्काइन बना दिया, ठीक है। अल्काइन बनाने के बाद अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने पाई बॉन्ड्स है, 4 पाई बॉन्ड्स हो गए। यहाँ पे ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड और ये एक पाई बॉन्ड, हो गया 4 पाई बॉन्ड। इसको अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन करेंगे तो टोटल इतने ऐसा ही बन जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है ये ऐसा कंपाउंड होना चाहिए विच गिव्स ओनली 1 मोनोब्रोमो डेरिवेटिव। हमने हिट एंड ट्रायल से ये कंपाउंड तो बना लिया, पर अगर कोई बच्चा इसका आइसोमर के बारे में सोच रहा है, आइसोमर मतलब ऐसा कुछ मैंने बना दिया, ये बाई चांस मैंने बना दिया तो ये यहाँ पे एक अल्काइन बना दिया, यहाँ पे एक अल्काइन बना दिया, ये गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब इसका अगर हम ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आके ब्रोमीन लगेगा, ठीक है। अगर मैंने ब्रोमीन लगाया इसका तो ये यहाँ पे कहीं पे आके ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एक ही मोनोब्रोमो डेरिवेटिव दे रहा है। तो अगर मैंने ब्रोमिनेशन करवाया, एक यहाँ पे लग सकता है ब्रोमीन और एक लग सकता है कहाँ पे बताओ तो, यहाँ पे इस जगह पे ब्रोमीन लग सकता है ना। तो हमारे पास 2 आइसोमर आ जाएंगे, यानी कि मोनोब्रोमो डेरिवेटिव जो है वो 2 टाइप के आ जाएंगे, है ना। पर हमें क्वेश्चन में दिया है ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जो कि सिंगल मोनोब्रोमो डेरिवेटिव दे, मतलब एक ही टाइप का दे। देखो इस वाले कंपाउंड में अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ब्रोमिनेशन करवाती हूँ तो ये वाला प्रोडक्ट होगा, और अगर मैं इधर पे करवाती हूँ ब्रोमिनेशन तो क्या हो जाएगा, देखो सो सॉरी, यहाँ पे है, इधर पे अगर मैं ब्रोमिनेशन करवाती हूँ ये वाले जगह पे तो मेरा यहाँ पे ये वाला होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों कंपाउंड आ जाएंगे। देखो ये दोनों कंपाउंड, इसको अगर मैं 180 डिग्री रोटेट करवा दूं तो ये अल्टीमेटली यही कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली यही कंपाउंड बन जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये दोनों एक ही कंपाउंड है, ओके। मतलब हमारा जो मेन कंपाउंड जो है वो ये वाला ही है, ठीक है। आई मीन ये ब्रोमीन हटा के ये वाला कंपाउंड हमारा मेन कंपाउंड है। उतना करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ के 4 मोल्स ऑफ, क्या बोल रहा है हमें, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो रखे हैं, है ना। तो 4
मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब 4 पाई बॉन्ड्स और फिर इसके मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल जो दिया हुआ है इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं, है ना, कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। तो हमें पता है स्टीरियो आइसोमर कैसे बनते हैं, एक तो कायरल सेंटर होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल सेंटर मतलब ऐसे कार्बन जिसके चारों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। या फिर क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इस मॉलिक्यूल में दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। कायरल सेंटर कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कायरल सेंटर है और डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे दिख रहा होगा कहीं पे, ठीक है। तो चलो, एक तो हमें पता चला इसका स्टीरियो आइसोमर क्या बनेगा, इस पोजीशन पे आर या एस बन जाएगा, एक आर बन सकता है एक एस बन सकता है ना। और ये डबल बॉन्ड की वजह से क्या क्या आइसोमर आते हैं, एक सिस आता है और ट्रांस आता है। आर के साथ, ये आर वाले के साथ हो सकता है कभी सिस डबल बॉन्ड आ जाए, है ना, आर वाले के साथ कभी सिस डबल बॉन्ड आ जाए, या हो सकता है आर वाले के साथ ट्रांस डबल बॉन्ड आ जाए, या फिर हो सकता है एस वाले के साथ सिस आ जाए, या फिर एस वाले के साथ ट्रांस आ जाए। तो अगर हम ध्यान दें हमारे पास यही 4 आइसोमर्स पॉसिबल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर इज पॉसिबल, कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे, तो आंसर होगा आपका 4, ठीक है, आपको ऑप्शंस में दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा जल्दी सॉल्वोलाइज हो जाएगा। सॉल्वोलाइज मतलब वाटर में डालेंगे और वो डिजोल्व हो जाएगा, कितने जल्दी वो डिजोल्व हो जाएगा। तो देखो ये सारे क्या है, हेलो अल्केन या फिर हेलो अल्काइन, है ना, हेलो अल्काइन। तो चलो हमें इतना पता होना चाहिए कि कभी भी हम लोग हेलो अल्केन या अल्काइन को लेते हैं और उसमें अगर हम वाटर डालते हैं तो क्या होता है इसमें, ये एक्चुअली यहाँ पे तो डेल नेगेटिव चार्ज आया हुआ रहता है, हैलोजन क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, तो इसका डेल नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे, इसी वजह से अल्केन में क्या है डेल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब क्या करते हैं, ये जब वाटर आता है, वाटर में जब इसको डिजोल्व करते हैं तो क्या करता है ये वाटर, ये आर एक्स का जो बॉन्ड है ना, ये कहीं ना कहीं इसको तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, टूटने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, आर प्लस आ जाएगा और एक्स माइनस आ जाएगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो हैलोजन लेके निकल जाता है, ठीक है। तो हमें देखना है, देखो जब भी सॉल्वोलाइसिस उस कंपाउंड का ज्यादा होता है जहां पे ये जो आर बना ये आर ज्यादा स्टेबल हो, जहां पे ये आर ज्यादा स्टेबल होता है उसी कंपाउंड का सॉल्वोलाइसिस ज्यादा होता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है किस कंपाउंड में सॉल्वोलाइसिस सबसे ज्यादा होगा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, अच्छा ये सारे कंपाउंड को मैं पीछे एक बार लिखती हूँ, ये देखो लिखा हुआ है। अब देखो हम सब क्या करते हैं, ब्रोमीन को सबको हटा देते हैं, ब्रोमीन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन को हटाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पहले हटा देती हूँ मैं, ब्रोमीन को हट गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। चलिए अब हमें बस इतना देखना है कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा सॉल्वोलाइज करेगा, सॉल्वोलाइसिस का प्रोसेस ज्यादा फास्ट करेगा, ओके। तो चलो अब देखो इस वाले में फर्स्ट कंपाउंड में क्या है, ये टर्शरी कार्बन है, ये क्या है टर्शरी कार्बन पे कार्बोकेटाइन बना हुआ है, और ये वाला कार्बोकेटाइन कहाँ बना हुआ है, बेंजीन रिंग के बगल में, यानी कि ये है सेकेंडरी कार्बन पे कार्बोकेटाइन, पर बेंजीन रिंग से इसको क्या मिल रहा है, रेजोनेंस से ये स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। एक तो इसका क्या क्या स्टेबिलिटी फैक्टर है, सेकेंडरी है,
सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, प्लस क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसमें देखो अगेन ये सेकेंडरी कार्बन है और साथ में क्या है, डबल साइड से रेजोनेंस कर रहा है, मतलब दो दो बेंजीन रिंग मिलके इसे स्टेबलाइज कर रही है। तो रेजोनेंस तो है पर 2 टाइम्स रेजोनेंस हो रही है, मतलब 2 बार रेजोनेंस, दुगना रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस ये सेकेंडरी कार्बन है, इसके पास और कोई एडिशनल फैक्टर नहीं है। तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, रेजोनेंस, वी नो रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटायन को, तो सबसे ज्यादा स्टेबल बी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आई एम सो सॉरी, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सी, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद क्या आएगा ए, और सेकेंडरी कार्बन सबसे कम स्टेबलाइज करता है, तो ये आ जाएगा डी। यानी कि सबसे ज्यादा क्या होगा, सी बी ए डी। ऑप्शन देख लेते हैं, सी बी ए डी, सबसे ज्यादा सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद डी, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, मतलब यहाँ पे आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा हुआ है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखो हकल सिस्टम से हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, हकल रूल से। तो इस कंपाउंड में देखो हमें दे रखा है कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हम देखेंगे यहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो मैं एक बार इसको यहाँ पे नीचे लिखती हूँ अच्छे से। चलो, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, और ये नेगेटिव का 5 6, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, है ना। तो अगर हम देखें ध्यान से तो ये 4 यानी कि 4n रूल फॉलो कर रहा है ये, तो यानी कि ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है ना। और ये वाला देखो 6 रूल फॉलो कर रहा है, यानी कि ये क्या है, एरोमेटिक है। क्या है ये, एरोमेटिक है। क्यू नंबर कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। और आर नंबर देखो ये अगेन 4n रूल फॉलो कर रहा है, 4 into 2 यानी कि 4n रूल फॉलो कर रहा है, तो आपको लगेगा यहाँ ये एंटी एरोमेटिक है, पर एक्चुअली क्या है, ये है नॉन एरोमेटिक। अब ये नॉन एरोमेटिक क्यों है, इसका कारण ये है कि एरोमेटिसिटी है या नहीं, ये कंपाउंड सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिसाइड नहीं होता है, उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर है। क्या क्या फैक्टर है, पहले तो हक्कल रूल फॉलो करना होना चाहिए, और क्या है, आपका मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होना चाहिए। एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक होने, सॉरी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए। ओके, आर नंबर कंपाउंड जो है ये एक्चुअली एंटी एरोमेटिक तो इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन ये प्लेनर नहीं होता है, ये प्लेनर नहीं होता है, इसका शेप कुछ ऐसा होता है, ये देखो कुछ ऐसा होता है, ये प्लेन में नहीं होता, ऐसा कुछ सिस्टम होता है इसका। और यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई बॉन्ड यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो ये जो है आर हो जाएगा एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नॉन एरोमेटिक होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक वाला स्टेबल हो जाएगा, यानी कि क्यू वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्यू या ये और ये। और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा, सबसे लीस्ट स्टेबल एंटी एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट, यानी कि पी, पी सबसे लीस्ट, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए। और आर जो है वो कहीं ना कहीं बीच में होगा, नॉन एरोमेटिक है, ना तो ज्यादा स्टेबल है तो ना तो ज्यादा अनस्टेबल है ना। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।